ये स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने ऑपरेशंस में एडिशन ऑपरेशन जो था वो पूरा समझ लिया है और उसके कुछ जो रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल्स थे वो भी हमने देख लिए हैं। अब दूसरा जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन समझने से पहले 3 इंटरकनेक्टेड टर्म्स समझेंगे और जो ये 3 टर्म्स है वो बैकग्राउंड है, बाद में हम मल्टीप्लिकेशन पे जा सकते हैं। तो एक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक है स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट इवेंट या स्टैटिस्टिकली, मैं इसको ऐसे लिख दूं, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन रूल। ये तीनों इंटरकनेक्टेड है और ये जो सेंटर में लिखा है वो ये दोनों को वैसे कनेक्ट करता है, ऐसा ही समझ के चलो। तो हम पहले इससे शुरुआत करेंगे कि स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है। पहले ये समझेंगे, बाद में ये दोनों को समझेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो लिटरल लैंग्वेज जो है वो ये है कि इवेंट्स आर सेड टू बी independent of each other if occurrence or non-occurrence of the events have no influence on occurrence or non-occurrence of the other event। अब ये सुन के किसी के भी दिमाग में चक्कर आ जाएगा कि ये क्या है सर, अकरेंस नॉन अकरेंस, कुछ समझ में नहीं आया, बराबर है, और ये हो सकता है। चलिए मैं पहले एक बार इसको थोड़ा लिख भी लूं तो शायद थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी हो, लेकिन फिर भी नहीं होने वाली, मैं एक्सप्लेन करूंगा तभी पता चलेगा। फिर भी हम लिख रहे हैं, इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ occurrence or non-occurrence of event has no influence over occurrence or non-occurrence of the other event या events, ऐसा भी बोल सकते हैं। सर ये है क्या, मैं बताऊं। एक इवेंट के होने या ना होने से अकरेंस और नॉन अकरेंस का कोई भी इंपैक्ट, कोई भी इंफ्लुएंस दूसरी किसी इवेंट के होने या ना होने पर नहीं है। मतलब अकरेंस पर भी नहीं है, नॉन अकरेंस पर भी नहीं है। मतलब एक इवेंट होती है या नहीं होती है उसका कोई भी लेना देना दूसरी इवेंट के होने या ना होने से नहीं है। मतलब इसका किसी का अकरेंस भी दूसरे के अकरेंस पर इन्फ्लुएंस नहीं करता और नॉन अकरेंस भी नहीं करता अकरेंस पर, या किसी का नॉन अकरेंस किसी दूसरे के अकरेंस पर भी या नॉन अकरेंस पर भी इंपैक्ट नहीं करता। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक इवेंट होने या ना होने से दूसरी इवेंट के होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है कि पहला हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये पैर को आप या ऐसी इवेंट्स को आप स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इवेंट बोल सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मिस्टर भाविक गेट्स द प्रमोशन, एक इवेंट ये है, और दूसरी इवेंट है डोनाल्ड ट्रंप गेट सिक। डोनाल्ड ट्रंप गेट सिक, वो बीमार पड़े या ना पड़े, या भाविक भट्ट को प्रमोशन मिले या ना मिले, कोई कनेक्शन है भाई? कोई कनेक्शन नहीं है। ये टोटली इंडिपेंडेंट है। एक इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस का दूसरे के अकरेंस या नॉन अकरेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं है, तो आप बोल सकते हो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि एक्सीडेंट अकर्स इन अहमदाबाद, एक्सीडेंट अकर्स इन चेन्नई, तो
ये दो इवेंट, अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट इन अहमदाबाद हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट इन चेन्नई। अहमदाबाद में एक्सीडेंट हो या ना हो उसका कोई भी इंपैक्ट चेन्नई के एक्सीडेंट होने या ना होने से है ही नहीं, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं कि मिस्टर एक्स सॉल्व्स द प्रॉब्लम, मिस्टर वाई सॉल्व्स द प्रॉब्लम। दोनों को अलग अलग जगह पर अलग अलग लेवल पे कोई प्रॉब्लम हमने भेज दिए, वो कोई कनेक्शन में नहीं है, तो एक्स सॉल्व करे या ना करे उससे वाई को कोई लेना देना नहीं है कि वाई तभी सॉल्व कर पाएगा कि एक्स सॉल्व की करता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक का अकरेंस या नॉन अकरेंस दूसरे के अकरेंस या नॉन अकरेंस पर कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई भी इंपैक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप बोल दो कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो इतना डिस्कशन के बाद मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ occurrence or non-occurrence of event has no influence, no impact over occurrence or non-occurrence of other event। इसका ये मतलब हुआ कि इंडिपेंडेंट इवेंट में एक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट कैन अकर साइमल्टेनियसली, क्या एक साथ हो सकती है? हाँ हो सकती है। तो मैं यहां पर लिख दूं कि independent events can occur simultaneously। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैन अकर साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो सकते हैं। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अलग चीज थी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यह होता था कि एक इवेंट होगी तो दूसरी नहीं होगी, मतलब एक का अकरेंस दूसरे के नॉन अकरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपको पता था कि वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक का अकरेंस दूसरे के नॉन अकरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, एक होगी तो दूसरी नहीं होगी। और इसका यह मतलब हुआ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं हो सकती, बट इंडिपेंडेंट इवेंट कैन अकर साइमल्टेनियसली। और मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट कैन नेवर बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी तो वो कभी साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकती। दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। कौन सी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बट इंडिपेंडेंट इवेंट कैन अकर साइमल्टेनियसली। इसका मतलब जो इवेंट इंडिपेंडेंट होगी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली कैटेगरी में नहीं आएगी। और कई सारी ऐसी इवेंट है जो एक साथ हो सकती है। हाँ ऐसा है कि वो दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे मुझे प्रमोशन भी मिल जाए और डोनाल्ड ट्रंप बीमार भी हो जाए, ये दोनों एक साथ हो भी सकता है, ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मतलब गारंटी के ये साथ नहीं हो सकता ऐसा नहीं बोल सकते, हो भी सकता है। सच इवेंट्स कैन अकर साइमल्टेनियसली या मे अकर साइमल्टेनियसली, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहां पर मूव करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि मान के चलो कि सपोज देयर आर टू इवेंट्स ए एंड बी डिफाइन ओवर सम सैंपल स्पेस यू। मान के चलो कि यू में डिफाइन किया हुआ है, यू बोलो एस बोलो आपकी मर्जी, इस तरीके से। ए और बी दो इवेंट है। अब आपको ऐसा बोले कि इवेंट ए और बी दो इवेंट यू में डिफाइन है और प्रोबेबिलिटी दैट event A occurs
provided on the ground that B has already occurred. ये क्या हुआ सर? ये पोजीशन है कि आप प्रोबेबिलिटी तो इवेंट एक ही निकाल रहे हो अपॉन द कंडीशन दैट, मतलब प्रोवाइडेड ये हो चुका है, दैट बी हैज ऑलरेडी अकर, तो उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी. ए सब्जेक्ट टू बी का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी तो मैं इवेंट एक ही निकाल रहा हूं, लेकिन बी हैज ऑलरेडी अकर, अब बी तो हो चुका है, ऐसी सिचुएशन में ए की प्रोबेबिलिटी. तो सर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी अकर्स प्रोवाइडेड ए हैज ऑलरेडी अकर्ड. हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सब्जेक्ट टू ए, मतलब प्रोबेबिलिटी बी की प्रोवाइडेड ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, और एक इवेंट हो चुकी है उसके बाद किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसको रेफरेंस में लेके, तो ये बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, लेकिन अपॉन द कंडीशन दैट, आपकी एक कंडीशन है, ये शर्त ये है कि किसी और इवेंट पहले से हो चुकी है और वो कनेक्टेड है. तो इसका ये, हाँ, वो इंडिपेंडेंट होती तो उसका कोई मतलब नहीं है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जिस्टेंस तभी है जब वो कनेक्टेड हो, इंडिपेंडेंट ना हो. और इंडिपेंडेंट नहीं है ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बोलूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए सब्जेक्ट टू बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बी सब्जेक्ट टू ए की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अब यहां थोड़ा डिस्कशन की जरूरत है कि सर ये कैसे, आपने फॉर्मूला बता दिया, हम याद रखें? हाँ, याद रखना हो रख सकते हो, लॉजिक समझना हो तो भी हम समझ सकते हैं. जैसे कि देखो, आप निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी. इसका मतलब आपको ये पूछा है कि बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी इवेंट हो चुकी है, अब ए की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो देखो, ये पूरे सैंपल स्पेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुछ भी हो सकता है. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब इतना फेवरेबल आउटकम और ये टोटल आउटकम. लेकिन जब मैं ए सब्जेक्ट टू बी बोल रहा हूं तो बी तो हो चुका है, इसका मतलब अब आपका सैंपल स्पेस रिड्यूस होके ये हो गया, मतलब अब तो आपको सिर्फ बी ही है, बी तो हो चुका है, मतलब बी हो चुका है, मतलब ये इवेंट में से कोई ना कोई आउटकम आ गया है. अब आपको ये पूरा सैंपल स्पेस देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बी को देखो, ठीक है. और ये बी में ए का पोर्शन कितना है? अब बी तो हो चुका है, उसमें ए कितना है? तो ये पोर्शन, तो ये फेवरेबल और ये पूरा टोटल. फेवरेबल के लिए ए इंटरसेक्शन बी और टोटल के लिए बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी. लेकिन सर उसको आप ऐसा क्यों बोलते हो? फॉर्मूला तो ऐसी लिखनी चाहिए ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी, ऐसा लिखो ना. हाँ, मैं ऐसा ही लिखूंगा, एक्चुअली यही फॉर्मूला है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी का फॉर्मूला यही हम बोल सकते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी. लेकिन आपको तो मालूम है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ यू करें और एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ यू करें, किसी कांस्टेंट नंबर से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करूं तो वो चेंज नहीं होने वाला. और इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ. तो प्रोबेबिलिटी में क्यों मैंने लिखा है, ये क्यों नहीं लिख सकते? अल्टीमेटली दोनों एक ही आंसर हो गया, वैसे भी एन ऑफ यू कैंसिल हो गया. तो इसका क्यों यूज किया? क्योंकि कई बार क्या है, आपको ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी रेडीमेड दे देते और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रेडीमेड दे देते, तो आपको एन क्या है वो निकालने की जरूरत नहीं है. प्रोबेबिलिटी टू प्रोबेबिलिटी भी आप ये काम कर सकते हो. तो हम ये फॉर्मूला इसलिए याद रखते हैं, बेसिकली यहीं से वो डिराइव हुआ है, ठीक है.
अब आपको ऐसा बोले कि प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी अकर्स, तो बी की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड ए हैज ऑलरेडी अकर, तो अब पूरा सैंपल स्पेस नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है सिर्फ ए तो हो चुका है, इसमें बी का पोर्शन कितना है, ए के अंदर बी का पोर्शन मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी, तो ये फेवरेबल और ये टोटल, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। और याद रखने की एक टेक्निक ये भी है कि जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो न्यूमरेटर में तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन जो है वही आएगा, डिनोमिनेटर में यहां क्या है सब्जेक्ट टू बी है तो पी ऑफ बी, यहां सब्जेक्ट टू ए है तो पी ऑफ ए, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी समझ में आ गई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जिस्टेंस तभी है जब मैं आपको बोलूं कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट ना हो, मतलब इवेंट इंडिपेंडेंट है तो कोई मतलब ही नहीं है, बी का होने से या ना होने से ए में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलूं कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, बी हैज अकर्ड, तो आप बोलोगे सर बी हैज अकर्ड और बी हैज नॉट अकर्ड, अकरेंस ऑफ वन और नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट का कोई भी इंपैक्ट दूसरी इवेंट पर नहीं है, बी हुआ है या नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो मैं आपको बता दूं कि probability of A subject to B is probability of A only and probability of B subject to A is P of B only। मतलब B हो गई है, अब क्या probability बोलोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, A की probability वही रहेगी जो P of A है, मतलब पूरी P of A ही probability रहे। A हो चुका है, B की क्या probability कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि events independent है। तो independent event में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जिस्टेंस तभी है जब इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो यहां पर मैं आपको बोल दूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इन, ये नोट यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसके लिए यहां होनी चाहिए, conditional probability is in existence only if events are not independent। इसका मतलब इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो A सब्जेक्ट टू बी ए ही होगा, B सब्जेक्ट टू ए बी ही प्रोबेबिलिटी की होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो नोट है इसके बाद आएगी, ये समझ के चलो। तो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में लेते हुए मैं मल्टीप्लिकेशन रूल डिजाइन कर सकता हूं, और ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उसमें भी आपको कीवर्ड क्या होगा, आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन मतलब इंटरसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल, दो है तो बोथ, ये सबसे आपको पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन है। उसमें भी दो केस बनेंगे। केस वन, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो probability of A intersection B becomes probability of A into probability of B। Suppose तीन इवेंट है P of A intersection B intersection C, तो P of A into P of B into P of C। दूसरा केस है इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सब्जेक्ट टू ए। मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि ए की प्रोबेबिलिटी और ए हो चुकी है, क्योंकि अब बी इंडिपेंडेंट नहीं है, ए हो चुकी है तब बी की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब ऑर्डर ऑफ अकरेंस ये है कि ए हो रहा है और ए के बाद बी हो रहा है, तो मैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी सब्जेक्ट टू ए। कोई बोले सर ऐसा नहीं लिख सकते कि पहले बी हो जाए, हाँ लिख सकते हैं, पी ऑफ बी
इंटू पी ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी। मतलब ये हुआ कि पहले लिखेंगे ए की प्रोबेबिलिटी और उसके बाद ए हो चुका है तब बी की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करूं तो ए इंटरसेक्शन बी। यहां मैं ऐसा बोलूंगा कि बी की प्रोबेबिलिटी और पहले सपोज बी हुआ है तो, और बी हो चुका है ऐसे कंडीशन में ए की प्रोबेबिलिटी, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं कुछ नई चीज नहीं है ये, फिर भी 3 इवेंट का एक बार लिख लेते, बाद में उसको कनेक्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पर 3 पॉसिबिलिटी है, पहले ए बाद में बी बाद में सी, 6 होगी, फिर पहले बी बाद में ए बाद में सी, पहले सी बाद में बी, फिर ए सी बी, ऐसे करके 6 ऑप्शन बन सकते हैं ऑर्डर ऑफ अकरेंस के। आपको मालूम है परम्यूटेशन के बेस पर हम बोल सकते हैं। तो ये, लेकिन मैं 6 ऑप्शन नहीं लिखूंगा, एक ही ऑप्शन लिखूंगा। मैं ये मान के चलता हूं कि पहले इवेंट ए होती है, बाद में बी और बाद में सी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड ए हैज ऑलरेडी अकर्ड into probability of C provided AB has occurred। तो P of A into P of B subject to A into P of C subject to AB, ऐसा मान के चलेंगे। और मैं आपको बताऊं कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। अल्टीमेटली ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो यहीं से डिराइव हुआ है। अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी को मैं ये बी यहां ट्रांसफर कर दूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू ए सब्जेक्ट टू बी। ये रहा ऑप्शन। या इससे हिसाब से देखो तो ये पी ऑफ ए यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी सब्जेक्ट टू ए। ये रहा ऑप्शन। तो ये दोनों एक ही है, मतलब इन्हीं पर से ये डिराइव हुआ है। लेकिन सर केस 1 का क्या? केस 1 भी यहीं पर है। देखो केस 1 में आपको ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी सब्जेक्ट टू ए, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट में तो बी सब्जेक्ट टू ए पी ऑफ बी होता है, तो इसके जगह पर मैं पी ऑफ बी लिख दूं तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो गया। बी सब्जेक्ट टू ए का मतलब पी ऑफ बी ही है, ए सब्जेक्ट टू बी का मतलब पी ऑफ ए है, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बोलो या पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बोलो, वही लिखा हुआ है। और इंडिपेंडेंट है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो होगी नहीं, और ए सब्जेक्ट टू बी ए होगा, बी सब्जेक्ट टू ए पी ऑफ बी होगा। यही चीज मैं यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिमूव करके रखूं इंडिपेंडेंट के केस में, तो वही फॉर्मूला बन रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो ये जो है पूरा डिस्कशन इंडिपेंडेंट इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन रूल, ये बराबर ध्यान से आपको समझना चाहिए था। आपने वीडियो लगे ऐसा तो 2-3 बार देख के इसको कंप्लीटली रिवाइज कर लो, ठीक है, लेकिन ये पूरा समझ में आ जाना चाहिए। इसके बेस पर अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स देखेंगे और बाद में मल्टीप्लिकेशन रूल के प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बेस पर प्रॉब्लम्स समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में हम ये वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये सेशन यहां पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।